तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल और मन से स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, मैं कहूं अगर कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आज के दौर में केवल चैप्टर को पढ़ना, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और उसके कुछ बचे खुचे टॉपिक को तैयार करके चले जाना एग्जाम में बिल्कुल भी एनफ नहीं होने वाला है। उतना ही एग्जाम के लिए एनफ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का भौकाल ऐसा है कि एग्जाम में ट्रेंड ऐसा है कि भैया 50% से ज्यादा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालता है, ऐसे क्वेश्चन जिनके कॉन्सेप्ट आपके रियल लाइफ से मैच करता है। तो आपका बड़ा भाई बिल्कुल हर चैप्टर की वन शॉट दे रहा है आपको, उसके प्रॉपर नोट्स दे रहा है, साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो भी ऐसे छांटे हुए क्वेश्चन कि एग्जामिनर की औकात नहीं है इससे बाहर क्वेश्चन दे दे। इतना मेरा आपसे क्या है, वादा है। मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे करवा के जाऊंगा तो कॉन्सेप्ट आपके 50 क्लियर करवा के जाऊंगा। 10 क्वेश्चन आपने किए मतलब पूरा चैप्टर का चिट्ठा खोल दिया, खोपड़ी में छेद कर दिया। तो क्या है मेरे भाई, आज हम करने वाले इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ चैप्टर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है जो छूट जाएगा। इतना मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन 1 करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट उसमें 10 बता के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर है भाई? तो आज हम लोग करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और उसमें से 10 क्वेश्चन मैंने छाटे हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। क्या करेंगे? रूल वही है, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाना है, एक एक चीज बहुत आसानी से बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से सीखनी है। और क्या करेंगे? बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आ जाओ, वीडियो को चालू करते हैं और सीखते हैं बहुत गजब की चीजें। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच is a liquid at room temperature, can be easily cut with a knife, is the best conductor of heat, is a poor conductor of heat। मैंने कहा आपको इसमें मेटल के कुछ ऐसे एग्जांपल बताने हैं जो इन सभी कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं इसका आपको चिट्ठा बता चुका हूं और आपने वन शॉट वीडियो देखा है, तो किसी की औकात नहीं आपको इनका आंसर देने से रोक ले, मेरी भी नहीं। ठीक है, तो आओ एक एक चीज सीखें और इससे कुछ जुड़ी हुई बातें भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है भैया, हमें एग्जांपल देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पूरी दुनिया को बच्चे को पता है कि दुनिया में एक ही मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और आप नाम बता दो जोर से मेरे कान में। मरकरी। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम गजब यार, क्या बात है। तो मरकरी ही ऐसा मेटल है भैया जो लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, एकदम बढ़िया बात है। मुझे जरा बता दो मरकरी का सिंबल क्या होता है मेरे भाई? कहेंगे बिल्कुल बता देंगे, मरकरी का सिंबल होता है Hg। और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आगे हैं कि मरकरी का एक्सट्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा मरकरी के ओर के बारे में, और वहां पे हमने पढ़ा कि मरकरी की ओर को हम लोग बोलते हैं सीना बार, और सीना बार का फॉर्मूला होता है Hgs। बात समझ में आती है? दो चीजें आपको मरकरी से जुड़ी इस चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि भैया मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसका जो ओर होता है उसको सीना बार बोलते हैं, जिसको मरकरी सल्फाइड भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। इसका मतलब हमें कुछ ऐसे मेटल बताने हैं जो नेचर में बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इतने ज्यादा सॉफ्ट कि उनको हम लोग चाकू से आराम से उड़ा सकते हैं। पूरी दुनिया को पता है कौन सा मेटल है अपने भैया, वही काका लोग, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें एक लिखना है, दोनों में आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोडियम एंड पोटेशियम। बात क्लियर है? कोई भी एक आपको मेटल छाप के आ जाना, और इसमें खास बात इन दोनों की क्या है, दे आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स। और इसके अलावा इनको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर एयर में रखा जाएगा, खुले कंडीशन में रखा जाएगा, मॉइस्चर में रखा जाएगा, तो दे विल वायलेंटली रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। और जहां पर ये बिल्कुल भयंकर तरीके से भैया वायलेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे और आग जला देंगे, चारों तरफ आग लगा देंगे। आ जाओ थर्ड पार्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चलो भैया, चमकता हुआ यहां पर आ जाएगा आंसर, सिल्वर। तो सिल्वर हमारा होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब हीट का भी, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे सिल्वर का सिंबल क्या हो जाता है, गुरुजी कहेंगे Ag हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है, शानदार। अच्छा, इसका उल्टा पूछ लिया, पुअर कंडक्टर कौन है, तो कोई दिक्कत नहीं बात है। अगर कोई बेस्ट है तो कोई बेचारा लीचड़ भी तो होगा। तो पुअर कंडक्टर में यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। बात समझ में आती है? तो दीज आर द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से एक एक बातें जो इस क्वेश्चन से अलग से जुड़ी है वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। मैंने कहा ना, क्वेश्चन 1 बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको 5 सिखा के जाऊंगा, ये मेरी आपसे क्या है, वादा है। क्या करेंगे? छाप लेंगे जो भी आपको जरूरी लगेगा, और मजा आएगा पढ़ने में बिल्कुल ऐसे ही
बिल्कुल, ये मेरी बात मान के रखो, छापो जल्दी, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मेरे भाई लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे छांट के लाया हूँ, एग्जामिनर की औकात नहीं इससे बाहर आपको क्वेश्चन दे दे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको कवर करके दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने कहा 3 पार्ट इसमें है और पहला पार्ट कहता है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट सुटेबल फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मेरे भाई मतलब होता है आभूषण, ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं गोल्ड में जिससे इसे ऑर्नामेंट के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ज्वेलरी बनाऊं तो मुझे क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए? मैं जैसा इसको स्ट्रक्चर देना चाहूं, ढांचा देना चाहूं, वैसा आराम से दे सकूं। तो बताओ गोल्ड में अगर मैं आसानी से उसको ढांचा दूंगा तो मोड़ना पड़ेगा मुझे आसानी से। तो मोड़ने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मुलायम होना चाहिए। तो मुलायम का मतलब क्या होता है? मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब है इसको मैं जैसे चाहूं शीट में कन्वर्ट कर दूं और जैसे चाहूं वायर में। तो मेलिएबल होना चाहिए और मेरे भाई क्या होना चाहिए? डक्टाइल होना चाहिए। पहली बात, अगर ऑर्नामेंट मुझे बनाना है, कोई ज्वेलरी बनाना है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी ज्वेलरी कभी खराब ना हो, मैं रखे रहूं इसको हमेशा वैसी की वैसी बनी रहे। बिल्कुल सही। तो गोल्ड मेरे भाई ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा मेटल होता है जो नोबल एलिमेंट माना जाता है। नोबल एलिमेंट का मतलब होता है जो ना तो एयर से रिएक्ट करे ना ही वाटर से रिएक्ट करे, जिससे वो कोरोड ना हो और आसानी से खराब ना हो, जितने समय तक रखा जाए उसे रखा रहे। तो देखो गोल्ड खजाना रखा रहता ना, लोग सालों सालों बाद उसको खोजते, बिल्कुल वैसे ही मिल जाता चमकता हुआ। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आंसर करेंगे। आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखेंगे ना। तो पहला पार्ट का पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी हमारी, भैया हम कह देंगे मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये हो जाएगा कि भैया इसको हम लोग आराम से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्टेड इनटू थिन शीट एंड वायर्स। तो भैया अगर शीट में कन्वर्ट करें तो उसको मेलिएबिलिटी बोलेंगे और वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? डक्टिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल बढ़िया से, आसान तरीके से। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये भैया नोबल एलिमेंट है। नोबल एलिमेंट का मतलब है which do not react with air, water, moisture, hence does not corrode। खराब नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा इसमें, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत आसान बन जाएगी। क्लियर है बातें? आ जाओ सेकंड पार्ट में। तो ये पहली बात हो गई हमारी, बहुत बढ़िया। नेम 2 मेटल्स विच हैव लो डेंसिटीज। बहुत बढ़िया। 2 ऐसे मेटल बताओ जिनकी डेंसिटी लो है। मैंने कहा यार डेंसिटी का मतलब मैं सीधा समझता हूँ, अगर हार्ड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है और सॉफ्ट है तो डेंसिटी कम है। मतलब कौन से हार्ड मेटल होते हैं भैया? बहुत सारे। आयरन हार्ड होता है, लेकिन सॉफ्ट कौन से होते हैं? सॉफ्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि लो डेंसिटी चाहिए। तो सॉफ्ट मेटल 2 होते हैं जिंदाबाद। कौन कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। पूरी दुनिया को ये बात पता है। तो हम कहेंगे भैया वही मेटल जो सॉफ्ट होंगे उन्हीं की डेंसिटी भी तो कम होगी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो Na, सिंबल है इसका, एंड पोटेशियम हो जाएगा। बात समझ गए? इसकी खास बातें पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और केरोसिन ऑयल में इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। पोटेशियम का सिंबल क्या है? बहुत बढ़िया, शांति से। नेम 2 मेटल्स विच मेल्ट्स ऑन द पाम। भैया कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा कम होता है कि जैसे हम अगर पाम पे उनको रखेंगे तो तुरंत मेल्ट हो जाएंगे बिना किसी टेम्परेचर के। तो उस मेटल का भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए। उनमें से 2 मेटल आपको लिखने हैं। एक तो होता है गैलियम मेरे भाई, गैलियम एंड सीजियम। These are 2 metals with very low melting point। बात समझते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट है इसीलिए तो आसानी से पिघल जाएंगे जब हम इनको पाम पे रखेंगे आसानी से। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। आपने फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ी होंगी, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं वही तो आपको सिखाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एकदम मलाई आपके लिए लेके आया हूं। छापते रहो, सीखते रहो मजेदार तरीके से। मेरा बस यही उद्देश्य है। लपेटो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन की सिर्फ क्वालिटी देखो कि कैसे क्वेश्चन लेके आए। और मैंने कहा यहाँ पर टैग भी लगा दिया मैंने, सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं एकदम जानदार और खतरनाक। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, पहले मैं समझाता हूं आपको, बिल्कुल आराम से समझना। 4 टेस्ट ट्यूब दी गई है ABCD। बहुत बढ़िया। चारों में अलग अलग सोल्यूशन लिया गया है। किसी में ZnSO4, दूसरे में CuSO4, तीसरे में FeSO4 और चौथे में Al2SO4 का होल ट्वाइस। मतलब इसका नाम होगा जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है बात?
और सभी में नीचे आयरन फिलिंग्स दी गई, मतलब आयरन है Fe, 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 Fe। इसको ऑब्जर्व करते हुए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वैसे ही इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर करना है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ट्रेंडिंग सवाल है। आजकल क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका ही ऐसा हो गया है कि 3 पार्ट्स में देता है, पहला पार्ट नहीं आता तो दूसरा नहीं कर पाओगे, दूसरा नहीं आता तो तीसरा नहीं कर पाओगे, मतलब एक गलत हुआ 3 नंबर हाचक के चले जाएंगे और एक आ गया तो 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। मतलब कंप्लीट नॉलेज बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि 10 मिनट की वीडियो के बाद पीछे मत पढ़ा करो कि 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर लो। बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर पढ़ो, वरना कंप्लीट नहीं पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे, दिमाग की दही हो जाएगी, पेपर में निराश होकर बाहर आओगे। तो आओ आराम से क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन विल बी मोस्ट विगरस। विगरस का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो हमें इन रिएक्शन को, इन टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हुए ये बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब में सबसे तगड़ी रिएक्शन, बहुत तेजी से रिएक्शन होने वाली है। तो पहले हम ये पता कर ले कि इसमें रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब मेरे भाई यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पहले मैं ये लिख दूं कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आया नहीं कि समझ लो आपको वहां पर ध्यान रखनी पड़ जाती है एक सीरीज जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये सीरीज आपको आती है तो आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, और नहीं आती है तो लपेट दिए जाओगे। तो क्या करना है, कंप्लीट नॉलेज फिर से करो, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो मैं कह रहा हूं चलो भैया हम देखते हैं जरा। हमने कहा पहले में Fe और ZnSO4 रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ क्या Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है कि Zn? तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन तो Zn से नीचे आता है, मतलब Zn ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। ए में तो रिएक्शन नहीं होगी, बात खत्म। दूसरे में देखो FeCu, तो Cu तो भैया कम रिएक्टिव होता, मतलब Fe यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसमें रिएक्शन होगी। बोलो बाकी बिहारीलाल की जय हो। इधर आ जाओ FeSO4 Fe, तो Fe सेम है तो रिएक्शन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही डिस्प्लेस करेगा, काम वही होना है। FeAl2SO4 का होल थ्राइस, मतलब भैया Al भी Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब Fe यहाँ पर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं होगी। केस हमारा कौन सा पकड़ा गया, बी फॉर बाहुबली। अब यहाँ पर किस टेस्ट ट्यूब में हो रही रिएक्शन, तो कहेंगे भैया टेस्ट ट्यूब बी में। आंसर करें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन कैसे करेंगे एग्जाम में, ये देखो हम कहेंगे इन टेस्ट ट्यूब बी रिएक्शन विल बी मोस्ट विगरस। समझ पा रहे बात को, बहुत आसान तरीके से मैं करूं। क्वेश्चन की क्वालिटी और समझाने का तरीका देखो, बस क्वेश्चन को पकड़ लो और मजेदार तरीके से याद रखो। हमने कहा ठीक है भैया टेस्ट ट्यूब बी में हमने चेक कर लिया कि टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन होगी, ठीक है, पहला पार्ट हमने यहाँ पे निपाट दिया। सेकेंड पार्ट, अब देखो आंसर में ज्यादा लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, पॉइंट लिखना महत्वपूर्ण है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है बिना बकैती के। क्लियर है बात, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अब जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपने पाई है कि इसमें रिएक्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो बिल्कुल भैया उसके पीछे यही रीजन है कि Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर रहता है, कॉपर नीचे, तो आराम से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट Fe is more reactive than copper, या तो Cu, so Fe displaces copper to form its salt। बात समझ में आती है कि भैया Fe हमको पता है कि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आराम से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जो यहाँ पर रिएक्शन होगी उसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखेंगे। तो भैया Fe था हमारे पास, प्लस में CuSO4 था, इनके बीच में रिएक्शन होगी तो आराम से Fe इसको डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा FeSO4 प्लस में Cu अलग हो गया, इसका नाम लिख दो, आयरन है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और ये सॉल्यूशन में ब्लू होता है, ध्यान रखना है, इसका कलर ब्लू होता है, सभी को ध्यान रखना है। ये बन गया फेरस सल्फेट, चाहे आयरन सल्फेट कह दो, और ये कलर में ग्रीन होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ और भी बातें जो क्वेश्चन से जुड़ी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते चलूंगा। अब ये कॉपर बन गया अलग से, और ये कौन सी लेयर बनाता है, ब्राउन लेयर, ध्यान रखना है, ब्राउन मेटल होता है। तो ये पूरी जानकारी है इस क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूं बहुत तगड़ा सवाल, इसीलिए 2023 में फंसा है।
बिल्कुल आसानी से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इतनी मेहनत से देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है मुझे सपोर्ट करो और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहो, ताकि इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ आपके लिए मेहनत करता रहूं। बस इतना सा साथ दे दो, मजा आ जाएगा मेरे मित्र, कोई कमी नहीं रहेगी एनर्जी में, ये मेरा आपसे वादा है। लपेटो जल्दी इसको। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, मैंने कहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्वेश्चन की क्वालिटी देखो और कंटेंट देखो, मजा आ जाएगा। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन उठा के लाया हूं और उसी में से एक झलक आपके सामने तगड़े तरीके से पेश है। और मैं कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन का समझाने का तरीका मेरा समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, तो मेरे भाई लाइक आ जाना चाहिए और कमेंट में बता देना भैया मजा आ गया। इतना सपोर्ट करते रहो, बिल्कुल एनर्जी बनी रहेगी। हमने कहा एन एलिमेंट एम हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स filled in the third shell as in the second shell, the atomic number of m is। सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग के ऊपर से चला गया है, मुझे पता है। इसी को आसान बनाने का काम आपके बड़े भाई का है। अब आराम से मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो और इसका मतलब समझते चलो। मैंने कहा एन एलिमेंट एम, एक भैया एम नाम का एलिमेंट है, क्लियर है बात। उसके पास 50% इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में एज इन द सेकेंड सेल। अब कंपेयर कर रहा है सेकंड और थर्ड सेल को, कि भैया जितने इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होंगे उसका 50% कहां पर है, थर्ड सेल में। जरा सा मैं आपको बताऊं तो 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिटल्स, उन्हीं को हम लोग सेल्स बोलते हैं। ओके भैया, इसमें 3 शेल है इसलिए मैं 3 ही शेल बना रहा हूं। पहले वाले को आपको पता है के बोलते हैं, दूसरे वाले को पता है एल बोलते हैं और तीसरे वाले को क्या पता है, एम बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम इन्हीं शेल्स में बांटते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि बीच में अपना प्यारा सा चुन्नू मुन्नू बैठा है न्यूक्लियस, ये जो बैठा है इसको नाम है न्यूक्लियस, और सारे के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, वो भी खास रास्ते पे। उसको हम लोग ऑर्बिट्स या तो शेल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन्हीं शेल पे घूम रहे हैं। और क्या मैंने आपको रूल नहीं बताया है, क्या मैंने आपको रूल नहीं बताया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले के शेल में भरते हैं, फिर एल में भरेंगे, फिर एम में भरेंगे। जरा ध्यान से समझना, अगर समझाने का तरीका समझ में आ जाए तो मैं कह रहा हूं कमेंट में बता देना, अपने भाई बड़े भाई को मोटिवेट कर देना, बस इतना सा काम कर देना। देखो जरा, हमने कहा कि भैया ये बात कर रहा है किसकी, थर्ड सेल तक गया है और सेकंड सेल तक गया है। इसका मतलब पहला वाला सेल तो भरा हुआ है। थर्ड सेल और सेकंड सेल तक कब जाएंगे, सेकंड या थर्ड तक कब जाएंगे, जब पहले को भर देंगे तो के सेल को भरेंगे। और आपको पता है फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहला वाला भरा हुआ है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब अगर थर्ड तक गया है तो इसका मतलब सेकंड भी भरा हुआ है, क्योंकि रूल होता है कि आप अगले सेल में इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हो जब उसके पिछले वाला कंप्लीटली फिल हो जाए। तो अगर थर्ड सेल तक गया है मतलब ये भी कंप्लीट भरा है, ये भी कंप्लीट भरा है। मुझे ये बताओ, अगर ये भी कंप्लीट भरा है और ये भी कंप्लीट भरा है, तो पहले में तो आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कहें गुरुजी 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो, अगर सेकंड सेल में, मैंने कहा ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है। गुरु यहां पर ये कह रहा है कि थर्ड सेल में m हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड सेल एज इन द सेकंड सेल। जितने इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है उसके इसमें 50% इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ 50% का मतलब क्या होता है। 50% का मतलब देखो, मैं बिल्कुल आड़ी बाड़ी वाले तरीका बताता हूँ। 50% का मतलब होता है 50/100। इसका मतलब 0 से 0 खत्म, 5 से कट गया 2 बार में, इसका मतलब होता है हाफ। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बिल्कुल इसके आधे यहाँ पर है। अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 होते तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे 1, मतलब 8 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे फिर 4। तो 8 का 50% कितना होगा, आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, 4 होगा। तो अब देखो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर पूछा गया है सीधा सीधा आपको एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब सीधा ये होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी बात करूं मैं तो अब यहां पर देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 10, 10 4 14। तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ m इज इक्वल टू 14। लो, इससे आसान तरीका और इससे बेहतरीन तरीके से कोई समझा दे तो मैं कह रहा हूं फिर मैं मान जाऊंगा। बाकी बिहारी लाल की जय हो। क्वेश्चन को छाप दो, कॉन्सेप्ट मजा आ गया है तो कमेंट में बता देना, अपने बड़े भाई को मोटिवेट कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लगा दो इस पे निशाना और इसको नोट करो तगड़े तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी नहीं लाया हूं कि अपने मन से बना के मैंने आपको आसान आसान क्वेश्चन करवा दिया और आप मेरा भरोसा कर लो कि हाँ सर तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो खुद ही आंसर कर ले रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं ऐसे जो पहले पेपर में आ चुके हैं, तो हवाबाजी करने नहीं आया हूं, रियल कंटेंट आपको देने आया हूं, रियल चीजें आपको बहुत ईमानदारी से सिखाने आया हूं, यही मेरा उद्देश्य है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और कहेंगे भैया ऐसा क्वेश्चन बहुत तगड़ा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का नाम पी क्यू आर एस टी यू के फॉर्म में दिया गया है और उनके सामने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिया गया है। अब इन्हीं को एनालाइज करते हुए दो क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। मैं कह रहा हूं दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि यहां पर देखो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आइडेंटिफाइड इन ए। इसका मतलब ए में अगर आप नहीं आंसर कर पाए तो बी में करने का कोई चांस नहीं है। यही ट्रेंड है आज के एग्जामिनेशन का और आज के बोर्ड्स का कि ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें से आप दोनों पार्ट अगर एक जानते हो तो दूसरा कर पाओगे, वरना एक भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर फिर से मैं कह रहा हूं 10 मिनट की वीडियो आपको लपेट देगी, काम आपका नहीं बनेगा। तो पूरी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज लीजिए जो कि मैं आपको देने का काम कर रहा हूं, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो और एक एक चीज सीखो। हमने कहा पहला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट टू पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो हमें ऐसे दो पेयर यहाँ पे चुनने हैं, मतलब कोई भी दो जोड़े, चाहे पी क्यू चाहे क्यू आर चाहे एस टी। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चुनेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लो, कहता है कि सेलेक्ट टू पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे मित्र ट्रांसफर कब होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करे और दूसरा वाला गेन करे। लूज कब कर सकता है, जब बाहर वाले ऑर्बिट में 3 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब वो लूज करता है, और अगर 4 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन तो वहां पे गेन करता है। ये बातें आपको मैंने सिखा रखी है इसके वन शॉट में बहुत आराम से। तो हम यहाँ पर कोई भी दो ऐसे पेयर चुने कि भैया जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो अगला वाला उतने ही उसको देने के लिए तैयार हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और एनालाइज करते हैं और आंसर करते हैं। अब देखो यहाँ पर 288, अब इसके पास तो सारे ऑर्बिट फिल्स है, मतलब इसके लिए रिएक्शन का कोई काम नहीं है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला। अब यहाँ पे देखो क्यू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1, मतलब लास्ट में है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या करेगा, ये लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब हमें इसका अगर साथी ढूंढना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कोई ऐसा होना चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर 2,6, अब इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता है। 2,5, अब इसको 8 बनाने के लिए लास्ट वाले में 3 चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। 2,8,2, अब ये तो 2 है, ये तो लूज करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो लास्ट वाला जो है U 2,8,7, अब यहाँ पे 7 है अगर 8 बनाना पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, तो बताओ दोनों साथी नहीं बन जाएंगे। तो Q एंड U, बांके बिहारी लाल की जय हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट और सारी बातें। एक पेयर तो मिल गया, दो पेयर हमें बताने हैं। दूसरा पेयर भैया आ जाओ, और कौन लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है ना, तो लूज करने वाला T है। अब T कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 लूज कर रहा है। अब 2 ऐसे लोगों को लूज करेगा जिन्हें 2 की जरूरत होगी। तो यहाँ पे R में देखो 2,6 है, तो 2,6 है, मतलब 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इसको ये दे देगा, तो पेयर किसका बन जाएगा, T और R का, या तो कह दो R एंड T। हमें 2 पेयर बनाने थे, हमने 2 पेयर बना के रख दिए, बिना किसी बकैती के, बिना किसी फालतू के झंझट के। बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पर आ जाओ, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड इन ए। अब हमें लिखना है फॉर्मूला भैया। आपको पता है फॉर्मूला लिखने के लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए, और चार्ज कहाँ से मिलता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं वही चार्ज बन जाते हैं। तो अगर हमें Q एंड U की बात करनी है, Q एंड U की बात करनी है, देखो तो हम कहेंगे Q कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मेरे भैया, Q लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q प्लस का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। और U अगर गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पर आ जाएगा U माइनस का चार्ज। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ एक गेन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा QU। तो पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया QU। इसी प्रकार से जब RT की बात करेंगे, RT की बात करेंगे, R एंड T की बात करेंगे,
तो मेरे भाई आर की कहानी क्या है, आर हमारा भैया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर आर -2 आएगा। और क्यू हमारी क्या कहानी है, क्यू की क्या कहानी है, अच्छा पहले प्लस वाले को लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो टी वाले को, सॉरी क्यू की नहीं, टी की कहानी। तो टी मेरे भाई क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज आएगा 2+ का, क्लियर है बात। और वहीं पर ये कह सकते हो आर वाले की कहानी, तो आर भैया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर आ जाएगा R2-, दोनों कंबाइन होंगे, एक 2+, एक 2-, बन जाएगा TR, सेकेंड फॉर्मूला बन गया। बोलो बातें क्लियर है, एकदम आसान तरीके से, इससे बढ़िया और आसान तरीका इस क्वेश्चन को समझने का एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात मेरी मान लो, क्लियर है। छापो क्वालिटी के साथ, बिल्कुल तगड़ा कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा, छाप दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ मेरे भाई, फिर से मैं कहूंगा पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन में जो करवा रहा हूं आपको बिल्कुल क्वालिटी और बहुत तगड़े क्वेश्चन जो पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। और हम लोग कॉन्सेप्ट को शुरू से उठा रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेके देखो गहराई में कूद रहे हैं, और जीरो से हीरो लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा भैया क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, जहां पर इनका एटॉमिक नंबर दिया है कैल्शियम का 20 और ऑक्सीजन का 8। उसके बाद कहता है शो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। नेम आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे। फिर लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत तगड़े सवाल है, मैंने कहा पहले का आंसर नहीं आएगा दूसरे को नहीं बता पाएंगे, दूसरे का नहीं आएगा तीसरे को नहीं बता पाएंगे, तीसरे का नहीं आएगा चौथे का नहीं बता पाएंगे। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही ट्रेंड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। देखो समझो यहाँ पर एक एक चीज आराम से। हमने कहा कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसका मतलब मुझे पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। हमने कहा कैल्शियम का Z इक्वल टू दिया है 20। अब इसके इलेक्ट्रॉन को बांटो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,8,2 2 8 10 10 10 20 बढ़ गया भैया। अब हमें जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो मैंने आपको वन शॉट जब इसका पढ़ाया हुआ है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि केवल और केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगी, मैं कोशिश करूंगा बढ़िया समझा दूं, तो वन शॉट जरूर देख लेना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल धागा खोल के मैंने सिखाए हुए हैं, एकदम बहुत मेहनत करके। देखो यहाँ पर हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारा इतना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब जब बनाते हैं तो केवल उसका सिंबल और बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर, मतलब सबसे बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है, मतलब Ca डबल डॉट। ये डॉट जो है वही आपका इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो these electrons are valence electrons which are present in the outermost orbit, outermost shell, that is also known as valence shell. So valence shell में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को valence electron कहते हैं। And when we draw the electron dot structure, we only represent the valence electron in the electron dot structure. बातें क्लियर है, एकदम बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन का खाता खोलो, हमने कहा ठीक है भैया हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर Z का मतलब एटॉमिक नंबर दिया है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो भैया 2,6 आ जाएगा, मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर इसको भी कर दो काम खत्म, 6 1 2 3 4 5 6, तो दिस बिकम्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया बात है, पहला क्वेश्चन हमारा बढ़िया तरीके से निपाट दिया गया है, बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ मेरे भाई, सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। हमने कहा शो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब मुझे इसी का फॉर्मेशन बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने यहां पर किया है उसी का यूज करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो कैल्शियम ऑक्साइड में आप सिर्फ ये देखो कितने कैल्शियम है और कितने ऑक्सीजन है। फिर से मैं कहूंगा मेरे भाई इसको मेरी वो मत समझना कि मैं आपको वीडियो अपनी प्रमोट कर रहा हूं, मैंने सारे के सारे जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सब बहुत बढ़िया से वन शॉट में पढ़ाया है। और यहाँ पे तो मैं बता ही दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ना समझ में आए, देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पढ़ने का मतलब होता है पहले आपकी पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आके कूदना तो मजा आएगा। वरना अगर यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है तो पहले वन शॉट देख लो, उसके बाद आना, मैं कह रहा हूँ गारंटी से मजा डबल हो जाएगा और मेरे से पहले ये आंसर खुद आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या करना, अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो देखना जाके, मैंने बहुत मेहनत से और मलाई छाट के आपको दी हुई है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया। आ जाओ भैया, हमने कहा हमको दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से
ट्रांसफर करवाना इलेक्ट्रॉन का और हमें बताना है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो भैया ठीक है, एक कैल्शियम है तो हमने कहा एक कैल्शियम बना लो इस तरीके से, और कैल्शियम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में नहीं बनाएंगे ताकि हम ये बता सके, रिप्रेजेंट कर सके कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर गए कहां है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्रॉस यूज कर लेंगे। तो हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। हमने कहा अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो लूज कितने करेगा, 2 लूज करेगा। इसको जरूरत कितने की है, 2 की जरूरत है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे ट्रांसफर। तो बनेगा कैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये समझो। हमने कहा कैल्शियम की कहानी क्या रही, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब इस पे चार्ज आ गया 2 प्लस का। बांके बिहारी लाल की जय हो। ऑक्सीजन के साथ क्या कहानी रही, ऑक्सीजन के साथ कहानी ये रही कि 6 इलेक्ट्रॉन पहले इसके अपने खुद के थे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसने कहां से गेन किए हैं, कैल्शियम से गेन किए हैं। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन बना चुके हैं, तो चार्ज हम बाहर लगाएंगे -2। ये बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है बात, एकदम शानदार। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, नेम आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब ये जो चार्ज आपका बने हैं इसी को आयंस बोलते हैं। जब आयंस की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं 9th क्लास में तो पढ़ते हैं, तो चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस, मतलब जिन पे चार्ज आ जाए उन्हीं को आयंस बोलते हैं। तो आयंस कौन कौन से बनेंगे, जो एटम है हमारे कैल्शियम है तो कैल्शियम 2+ बन गया कैल्शियम आयन, और फिर ऑक्सीजन का O2- आयन। तो दीज आर आयंस फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। उसके बाद लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। हमको यहाँ पर इस कंपाउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। मेरे भाई मोटी मोटी में बात कहूं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड है। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है सीधे सीधे कि मुझे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आयनिक कंपाउंड की। तो आपको पता है भैया आयनिक कंपाउंड सबसे पहले सॉलिड होता है, सॉलिड इन नेचर। क्लियर बात। उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 2 हो गए। उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फॉर्म। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो ये भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला है। क्वेश्चन बहुत गर्दा था, मजेदार था, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत मस्त था। तो क्या करो, इसको बिल्कुल छाप दो, और अगर ये कॉन्सेप्ट में जरा भी दिक्कत हो रही है तो वन शॉट देख के आ जाना। मैं कह रहा हूं इसको खुद से आप बना ना लेना, तो नाम बदल देना। छाप लो, कंटेंट बिल्कुल ताजा और धुरंधर खतरनाक है। लपेट दो इसको। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं कह रहा हूं भैया सिर्फ आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखो और यहां पर टैग देखो कि क्वेश्चन आया कहां है। बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। दैट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मैंने कहा सारे कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं। पहले मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी उठाई, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज उठाई, फिर मैंने आपको आयनिक बॉन्ड उठाया, आयनिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उठाया, अब आ गए हैं मेटलर्जी पे। मतलब सारे कॉन्सेप्ट हमने उठा रखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। हमने कहा कि क्वेश्चन ये कहता है कि 2 ओर्स x एंड y वर टेकन, 2 ओर लिए गए हैं जिनको मैंने x बोल दिया है क्वेश्चन ने और y बोल दिया है। ऑन हीटिंग दीज 2 ओर्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब जब इनको हीट किया गया, अलग अलग ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है। और x गिव्स CO2 गैस और y गिव्स SO2 गैस। कोई दिक्कत नहीं, जब और x को हीट करते हैं तो CO2 गैस निकल रही है, और y को हीट करते हैं तो SO2 गैस निकल रही है। राइट स्टेप्स टू कन्वर्ट दीज ओर्स इनटू मेटल्स विद केमिकल रिएक्शंस। आपको यहां पर इन ओर को मेटल्स में कन्वर्ट करने की रिएक्शन और स्टेप्स लिखने हैं, और भैया क्वेश्चन को मजेदार तरीके से करना है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट कौन सा है, मेटलर्जी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। तो बहुत आसान तरीके से मैं इसको करवा दूंगा। हम कहेंगे भैया बात करेंगे और एक्स की, और एक्स की। आपको पता है कि और एक्स में गैस कौन सी निकल रही है भैया, हमको पता है ये गिव कर रहा है, गिव्स CO2 गैस। जरा मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा और होता है जिसको हीट करने पे CO2 गैस निकलती है। मैंने आपको बता रखा हमेशा से कि CO2 निकल रही है तो जरूर कार्बोनेट कहीं ना कहीं होगा। तो कार्बोनेट और हमारे ऐसे और होते हैं जिनको हीट करने पर CO2 गैस निकलती है। इसका मतलब ये है कि और एक्स, एक मिनट,
और X इज अ कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर को हम लोग किस प्रोसेस से हीट करते हैं, तो कहें गुरुजी कैल्सिनेशन से। सी फॉर कार्बोनेट ओर और सी फॉर कैल्सिनेशन हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा भैया एक्स को करवा दो कैल्सिनेशन, करवा दो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग कार्बोनेट और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो बनता क्या है, मेटल ऑक्साइड XO बन जाएगा और गैस कौन सी निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कर देंगे, जो XO मिला है इसका कार्बन के साथ करवा देंगे रिडक्शन। रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन जब करवा देंगे तो रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का निकल जाना, तो X अकेला बच जाएगा, प्लस में CO उधर आ जाएगा। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ, क्या मुझे एक्स मेटल यहाँ पे नहीं मिल गया अकेले? यही तो प्रोसेस थी। और से मुझे क्या निकालना है भाई, मेरे मेटल निकालना है। तो एक्स और कौन सा था, कार्बोनेट और था। तो एक्स और को हमने हीट किया, यहाँ पर एक्स के बजाय आप लिखो, ज्यादा सही रहेगा एक्स और। तो एक्स और का हमने करवा दिया कैल्सिनेशन, तो XO मिल गया मेटल ऑक्साइड, फिर से इसका रिडक्शन करवा दिया, एक्स अलग होकर मेटल के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से हम लिखेंगे मेटल भैया कार्बोनेट है उसके और वाई के लिए। और वाई जब बात करेंगे तो और वाई क्या कर रहा है भैया, ये तो SO2 दे रहा है, गिव्स SO2। यही बहुत है मेरे लिए पहचानने के लिए कि SO2 निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है, मतलब ये सल्फाइड ओर है। सीधी सी बात है, ये कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कहें गुरुजी रोस्टिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम भैया वाई ओर जो है वो सल्फाइड ओर है, तो इसको करवाएंगे हम रोस्टिंग। इसका करवा दो रोस्टिंग। जब रोस्टिंग करवाएंगे तो फिर से YO मिल जाएगा, प्लस में SO2 गैस निकल जाएगी। उसके बाद फिर से ले आओ इसको, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप रिडक्शन करवा देंगे, YO को कार्बन के साथ हीट कर दो, तो यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है मेरे भाई Y अलग हो गया और CO अलग हो गया, तो यहाँ पे मैं मेटल प्राप्त हो गया। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, तो वो भी लिख देता हूं मैं। रोस्टिंग का मतलब होता है, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पर कैल्सिनेशन उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर। एक मिनट, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड ऑक्सीजन। तो ये भैया आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, जहां पर पूरे के पूरे नंबर आपको आसानी से और आराम से मिल जाएगा। ट्रिक बता दी है पहचानने की, CO2 निकल रहा है समझ लेना कार्बोनेट ओर है, और SO2 निकल रहा है तो समझ लेना सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर को स्टार्ट करवाने के लिए हम लोग करते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट को प्रोसेस करने के लिए हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। क्वेश्चन को छाप दो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। तो एक्सट्रैक्शन से इसी तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, छाप दो उसको। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट करेंगे। कहता है इक्वल साइज्ड बार्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट एज शोन बिलो। आपको दो केस यहाँ पे दिए गए हैं, दो रॉड है, बार कह सकते हो, एक एल्यूमिनियम की बनी है, एक आयरन की बनी है। दोनों के सरफेस जो है ऊपर वाले एक्सपोज किए गए हैं। ये मार्क लेवल है, मतलब यहाँ पे एक मार्क लगाया गया है, यहाँ पर भी मार्क लगाया गया है। रॉड का मतलब है चौकोर कह सकते हो, या तो गोल गोल रॉड है। बार है तो एक्चुअली चौकोर ही कहोगे आपके, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2023 में, बहुत तगड़ा सवाल है, इसलिए मैंने उसको छाट के रखा हुआ है। Which of them is likely to corrode first till the level marked justify। कहता है कि कौन सा सबसे पहले इस लेवल पे पहुंचेगा। दोनों इक्वल रॉड है, ध्यान रखेंगे, लेवल भी दोनों के इक्वल है, तो किसका कोरोजन जल्दी यहां तक हो जाएगा, आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल बढ़िया से सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे। आपको भी पता है कोरोजन तो दोनों केस में होगा, दोनों मेटल है, और मेटल एयर और वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कोरोजन होने लगता है। लेकिन कहानी छोटी सी फंस जाती है कि आयरन जब कोरोड होता है तो वो रस्ट बनाता है। रस्ट का मतलब है आयरन ऑक्साइड बनाता है, और रस्ट जो है वो एयर को अलाउ कर देता है पास होने के लिए। पोरस होता है, मूर्छा देखो भुर्रेदार होता है कि नहीं, तो उससे एयर आराम से पास हो जाती है, और एयर जब तक पास होती रहेगी तब तक वो आयरन में जो भी आगे वाला भी हिस्सा होगा उससे भी रिएक्ट करती रहेगी और रस्टिंग होती रहेगी।
लेकिन एल्यूमिनियम के केस में मेरे भाई जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण एयर फर्दर एंटर नहीं कर पाती है, और अगर एयर एंटर नहीं करेगी तो रस्ट भी नहीं लगने वाला। तो कोरोड भी पहले कौन होगा? यही होगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में आयरन बार will corrode first because iron reacts with oxygen, या तो एयर कह लो, एयर टू फॉर्म रस्ट, और रस्ट का मतलब यह है विच अलाउज एयर टू पास एंड रिएक्ट फर्दर, आगे भी रिएक्ट करता रहेगा, एंड कोरोजन कंटिन्यूज। तो भैया कोरोजन अगर कंटिन्यू रहेगा तो जल्दी जल्दी कोरोजन भी होता रहेगा, रस्टिंग भी होती रहेगी। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एयर to form aluminum oxide, a protective layer which prevent further corrosion। तो अब एल्यूमिनियम में अगर सरफेस एक्सपोज हो गया, हो भी गया, तो ऊपर वाला सरफेस कोरोड हो जाएगा, लेकिन तुरंत ये कोड बना लेगा, कोटिंग कर लेगा, और लेयर की जगह प्रोटेक्टिव कोटिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेयर बना लेगा, और जो लेयर एयर को पास होने नहीं देती है, तो इसका मतलब कोरोजन इसमें ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन इसमें कोरोजन होता रहेगा। तो यहाँ पे मार्क तक कौन पहुंचेगा? पहले आयरन में ही पहुंचेगा। इसका बहुत शानदार सा जवाब है। क्या करो, छाप लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन और करवाने हैं, जल्दी लपेटते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 विल डू इट टुगेदर। बहुत अच्छे क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन है, लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। कहता है सिल्वर ज्वेलरी लूजेस इट्स शाइन व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम, गिव रीजन। जो सिल्वर के गहने होते हैं, उनको थोड़ी देर अगर हम लोग रख दें एक्सपोज करके, तो धीरे धीरे उनकी जो शाइनी सरफेस है वो जाने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपको भी पता है, कोई मेटल अगर होगा उसको हम एक्सपोज कर देंगे तो क्या करेगा? वो एयर से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा किसी भी चीज से, तो उसका धीरे धीरे कोरोजन होने लगता है। इसी तरीके से सिल्वर भी भैया कोरोड होने लगता है। तो हम कहेंगे सिल्वर ज्वेलरी loses its shine when silver react with sulfur in the presence of air and forms सिल्वर सल्फाइड, जो कि भैया मेरे ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक। तो मेरे भाई जो सिल्वर रहेगा वो रिएक्शन कर जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड से, और बना लेगा मेरे मित्र Ag2S प्लस में H2 गैस। तो यही होता है मेरे भाई जो ब्लैक कंपाउंड बन जाता है, जो कोरोजन लग जाता है किसका? सिल्वर का। क्लियर है बातें? एकदम आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो जब भी पूछा जाए कि सिल्वर की कोरोजन कैसे होती है, या सिल्वर शाइनी सरफेस क्यों लूज करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर जाता है एयर में, और बनाता है ब्लैक कलर का कोटिंग, ब्लैक कलर का कंपाउंड जो इसके ऊपर लग जाता है, तो इसका शाइनी सरफेस चला जाता है। क्लियर है? अब 10वां क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं किसी भी मेटल की, तो हमें वहां पर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या काम होता है? आपको पता है एनोड हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल से, इम्प्योर मेटल से जो एक्सट्रैक्टेड होता है, ठीक है, और इस पर चार्ज क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है, और ये एक थिक रॉड हम लोग बनाते हैं, थिक रॉड एनोड हो जाता है। कैथोड क्या होता है मेरे भाई? प्योर मेटल से बना हुआ होता है, प्योर मेटल से, और इस पर चार्ज कौन सा होगा? माइनस का, नेगेटिव, क्योंकि कैथोड है, और ये होता है थिन स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप। ठीक है,
अगला मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन का काम होता है भैया, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भैया ऐसे आयंस के फॉर्म में जो आ जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रहे मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऐसे तगड़े सवाल जो बिल्कुल फुली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और इनसे बाहर एग्जामिनर की औकात नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना दे। मैंने कहा जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने कवर करवा दिए हैं उतने कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना, इन क्वेश्चन को याद करके चले जाना, पेपर में मुस्कुराते हुए बाहर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे ही कंटेंट और क्वालिटी वीडियो के लिए भैया मुझसे जुड़ जाए, अपने बड़े भाई को सपोर्ट करो और मैं कह रहा हूँ एक से तगड़ी चीजें आपको लाके दूंगा फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पे, मेरी गारंटी है। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपका साथ यूं ही बना रहे, आपका बड़ा भाई आपके साथ यूं ही लगा रहेगा। धन्यवाद, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहिए।